जय हिंद साथियों, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में आता है और ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप न कर अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आपको उत्तर बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। आपको बताना है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ए, 52। सही उत्तर क्या होगा? ए, 52। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। आपको बताना है कि वह कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, स्वर। स्वर जो वर्ण है वह स्वतंत्र रूप से बोली जाती है या लिखी जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्वर ध्वनियां है जो स्वतंत्र रूप से क्या होती है? बोली या लिखी जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, अयोगवा। अंग और अ क्या है? अयोगवा है। आप लोग याद रखेंगे, अंग और अ क्या है? अयोगवा है। यानी कि जिसका कोई योग्य नहीं होता है उसको हम लोग अयोगवा कहते हैं। जिसका कोई योग्य नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अयोग्यवाह कहते हैं। इसलिए अंग और अ क्या है? अयोग्यवाह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। आपको बताना है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जिसमें तिगुना समय लगता है, जिसमें तिगुना समय लगता है उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन स्वर नहीं है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, यह स्वर नहीं है। यह क्या है? व्यंजन है। अ, उ और ए क्या है? स्वर है। और यह क्या है? व्यंजन है। आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। आपको बताना है कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, 3। सही उत्तर क्या होगा? बी, 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर याद रखेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये उच्चारण के अनुसार 3 भेद है। किसके? स्वर के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, व्यंजन। जिस जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वरों की सहायता लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन ध्वनि कहते हैं, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, व्यंजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, 6। 6 स्पर्श व्यंजन है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पांचों वर्ग जो है वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो इसीलिए ये च वर्ग के अंतर्गत आता है। छ किसके अंतर्गत आता है? च वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? बी, 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए, अनुनासिक।
सही उत्तर क्या होगा? ए अनुनासिक। जो नाक और मुंह से बोला जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। तो जो भी पंचमाक्षर अक्षर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न अंतस्थ व्यंजन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह क्या है? ये उष्म व्यंजन है ना। तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह क्या है? ये उष्म व्यंजन है। य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह क्या है। आपको बताना है कि तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह व्यंजन है, इनमें से कौन सा व्यंजन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, उष्म व्यंजन। तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह क्या है? उष्म व्यंजन है। तो इसलिए आपका आंसर बी सही है। आंसर बी करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, ड ढ, ड ढ है ना। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ड ढ को क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। आपको बताना है कि ज्ञ वर्ण किन दो व्यंजनों के संयोग से बना है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, ज और य। ज और य के मेल से क्या बना है? ज्ञ बना है। संयोग मतलब क्या होता है? मेल, यानी कि जो दोनों के मेल से क्या बना है? ज्ञ बना है। ज और य के मेल से क्या बना है? ज्ञ बना है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि संस्कृत का वह शब्द जो देव कहते हैं हिंदी में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, जैसे अग्नि, जैसे मयूर, मयूरा, ये क्या है? तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, आगत। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? आगत कहते हैं, है ना, या विदेशी कहते हैं। आगत या विदेशज भी कहा जाता है। विदेशी भाषा से आए शब्द को विदेशज भी कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। आपको बताना है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी, 3। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है? 3 है। और कौन कौन से है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, याद रखेंगे। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 क्या है? रचना के आधार पर शब्द के भेद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता वे कहलाते हैं। आपको बताना है कि जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वे कहलाते हैं, यानी कि खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। इसलिए आपका आंसर ए सही है ना, रूढ़ शब्द। जैसे कल, क और ल को अलग करेंगे तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। जैसे कलम, तो कलम शब्द को भी हम लोग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये क्या है? रूढ़ शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है वैद्यशाला शब्द है। आपको बताना कि वैद्यशाला शब्द क्या है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, यौगिक। वैद्यशाला शब्द क्या है? यौगिक है ना, जिसका खंडन करने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, तो इसलिए वैद्यशाला क्या है? यौगिक शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। आपको बताना है कि जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, योग रूढ़। हाँ, योग रूढ़ किसे कहते हैं? जिसका अन्य पद प्रधान होता है, जैसे कि रावण, है ना, 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण, तो इसलिए रावण क्या है? योग रूढ़ शब्द है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा शब्द रूढ़ है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? डी, गरल। गरल क्या है? रूढ़ शब्द है, यानी कि इसको खंडन करने पर इसका अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है? रूढ़ शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द को चुनिए। आपको चुनना है कि इसमें से कौन यौगिक शब्द है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? बी, सहपाठी। सहपाठी क्या है? यौगिक शब्द है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? बी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर क्या होगा? ए यौगिक शब्द। सही उत्तर क्या होगा? ए यौगिक शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खंडों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का खंड सार्थक नहीं होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी घोड़ा। घोड़ा का खंडन करने पर सार्थक शब्द नहीं होगा, तो इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? बी घोड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? बी अग्र। अग्र क्या है? तत्सम है। आंख, आग और आज क्या है? ये तद्भव शब्द है। आंख, आग और आज क्या है? तद्भव शब्द है, लेकिन अग्र क्या है? तत्सम शब्द है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? बी। सही उत्तर क्या होगा? बी अग्र। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।